जय हिंद। नमस्कार दोस्त। कहानी कुछ यूं है कि भारत और चीन के बीच फिर से सीमा पर तनी तना बना हुआ है। भारत चीन एलएसी बैठक जिस प्रकार से सोचने वाली बात है कि किस तरीके से दो ऐसे देश जिनके बीच पिछले कई सालों से सीमा पर तनाव बना हुआ है, अचानक एक टेबल पर बैठने की कहानी शुरू होती है और कहते हैं ठीक है, हम इसको निपटाने की कोशिश तो करेंगे। लेकिन चीन की चाल, चीन का जो रवैया है, चीन जिस तरीके से दुनिया में अपनी कहानी को प्रस्तुत कर रहा है, क्या ये सच में मुमकिन है कि चीन सीमा के विवाद को खत्म करना चाहता है? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यही हुआ है। भारत और चीन के बीच एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर जिस तरीके से बहुत बड़ी बैठक हुई है, इस बैठक में जिस तरीके से मुद्दे को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो है वहाँ के एक एलएसी पर जिस प्रकार से भारत यात्रा के विदेश मंत्रालय का जिस प्रकार से बयान जारी किया गया है, तो यह जो है भारत के लिए एक शानदार और विदेश मंत्रालय के तहत आई हुई एक खबर है। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, तो आज की इस कहानी में हम ये समझेंगे कि क्या हुआ है, किसने बात की है, कौन से मुद्दे उठे हैं। सबसे जरूरी ये खबर आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि चाइना जिस तरीके से भारत की सीमाओं पर, भारत के क्षेत्र पर अपने अधिकार, अपने हक के लिए जिस तरीके से वो लड़ता रहा, इस कहानी को जिस तरीके से चाइना अपने आप को दुनिया में, पश्चिम एशिया में प्रस्तुत कर रहा है, जिस तरीके से उसका पूरा कहानी, उसका पूरा प्रोजेक्शन बदलता जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे अरुणाचल प्रदेश से लेके इधर पूरे स्थिति उत्तर तक की कहानी है, उसको पूरी तरीके से वो सिक्किम तक पूरी उसकी कहानी जो है फैलती जा रही है, सिक्किम असम तक। तो मैं चलिए शुरू करता हूँ। मैं आभास कुमार शुरू करने जा रहा हूँ आज की ये जबरदस्त कहानी को, जो करंट अफेयर्स के टॉपिक थी, एग्जाम के आपसे पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है और इस प्रोजेक्शन में किस तरीके से कहानी को बनाया गया है। दूसरी बात यह है कि किस तरीके से इस कहानी को अहम मीटिंग, एक अहम बयान जारी किया गया, उस बयान में इस बात की जानकारी दी गई और किस तरीके से इस पूरे कंट्रोल को, इस पूरी कहानी को सामने रखा गया। तो बयान में यह कहा गया कि भारत और चीन सीमा से जुड़े लंबित मामले यानी पेंडिंग इश्यूज को सुलझाने पर सहमत से बातचीत आगे बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। मतलब यह बात साफ है, यह बात क्लियर है, यह बात साफ सुथरी है कि यह बातचीत हुई है दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में। यह बात क्लियर, इसके लिए इस्तेमाल होने वाला मैकेनिज्म भी उपस्थित था, WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म। ये देखिए, ये आकाशीय चीज वाला हिस्सा है, जिस तरीके से ये पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। यह पूरे जो है लाइन में, चूंकि इस पे क्या है, इस पे जो है पूरी तरीके से तारबंदी की गई है। तारबंदी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यह पूरा मेन एरिया है जिसपे जो है ये पूरी कहानी, इस पूरे सिंचाई पे ये पूरा जो है लड़ाई और युद्ध का स्तर बना हुआ है। मिडिल सेक्टर कंट्रोल है, इसको हम LAC बोलते हैं, ठीक है। AC है ना, यही ये वो पूरी लाइन है जिसके लिए जो है चाइना अपने बवाल पे फांसे हुआ। एक यहाँ पे एक लाइन है, उसका कुछ लाइन यहाँ पे है जहाँ पे ये मुद्दा बार बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC का मुद्दा बनाते रहे। इस बैठक में भारत की तरफ से भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी ईस्ट एशिया डिवीजन या वही चीनी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया। चीन के विदेश मंत्रालय, बाउंड्री एंड ऑर्गेनिक डिपार्टमेंट से थे। उन दोनों के बीच में महानिदेशक ने, दोनों पक्षों ने LAC पर मौजूद हाल की समीक्षा और रिव्यू करने के बाद इस निष्कर्ष पहुंचा गया कि एक महत्वपूर्ण बात पर जोर देने की, दोनों देशों के बीच की जो कहानी थी, दोनों देश जिस तरीके से सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखना, दोनों देशों के संबंधों को बनाए रखना और समग्र विकास के लिए बेहद जरूरी है इस पूरे मुद्दे को दुनिया के सामने रखना। तो ये जो पूरा मुद्दा है, आप देख रहे होंगे उत्तराखंड, यहाँ से पूरा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ये लद्दाख वाला हिस्सा यहाँ तक पूरा है ना, ये पूरा ये अक्साई चीन है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हिस्सा क्या है, अक्साई चीन है। और इधर देखेंगे आप तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC वाला हिस्सा है। ये देखिए ये वाला मुद्दा अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भूटान से इधर इस साइड में, फिर यहाँ पे सिक्किम में थोड़ा सा ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक का मुद्दा जो है पूरी तरीके से भारतीय स्थिति, भारतीय सीमा के लिए। तो बातचीत के मुद्दों में उन्हें एक एक करके समझने की बात है। बातचीत के मुख्य मुद्दे हैं दो। इस बैठक में सिर्फ एक मुद्दे पर बात नहीं हुई है, बल्कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। बार बार हम ये बात कह रहे हैं, चाइना कभी भी, चाइना जिस तरीके से दुनिया में अपने पैर पसार रहा है, जिस तरीके से पश्चिम एशिया में ताकत है, वो किसी के समझने वाली बात नहीं है। और हम आपसे एक बार ये जिक्र बार बार कर रहे हैं कि वो जब तिब्बत पर अपना अधिकार जमा रहा है, जिस तरीके से दलाई लामा दुनिया में निर्वासित भारत में शरण लिए हुए, तो LAC डेलिमेशन यानी LAC को स्पष्ट करना बहुत पुराना और संवेदनशील मुद्दा रहा है। क्योंकि जमीन पर दूसरी तरफ फिजिकल डिमार्च बाउंड्री नहीं है, फिजिकल डिमार्केट बाउंड्री जब नहीं होगी, यानी कोई पक्की सीमा नहीं है जहां से यह निर्धारित हो पाए दोनों देश की तरफ स्वीकार करते हैं। क्योंकि जब पक्की सीमा हो जाएगी तो यह क्लियरिटी हो जाएगी कि यह चाइना है, यह भारत है। इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। इसी तरह जिस तरह दोनों देश एक की तरफ स्वीकार करते
सकते हैं। यही वजह है कि कई जगहों भारत और चीन की एलएसी को लेकर अलग अलग बना हुआ है। यानी कुछ इस बात की कभी कभी तो ऐसा होता है कि दोनों देश की सीमाएं एक दूसरे से झड़प जा रही हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों देश की सीमाएं, दोनों देश के लोग एक दूसरे के देश में चले जा रहे हैं, और इसी अलग परसेप्शन की वजह से कई बार दोनों देशों की सेनाओं के बीच जिस तरीके से लड़ाई हो रही, जिस तरीके से हो रहा है, आमने सामने, इसीलिए एलओसी को स्पष्ट करना एक मुद्दा बना हुआ है। मैनेजमेंट सबसे बड़ा मुद्दा बॉर्डर मैनेजमेंट की कहानी है। दूसरा बड़ा मुद्दा है बॉर्डर को मैनेजमेंट सिस्टम को सही कर कैसे बनाई जाए, किस तरीके से सीमा व्यवस्था को सामान्य रखा जाए, जिससे गलतफहमी दोनों देशों के बीच में न रहे, तनाव न रहे। यही मुद्दा दोनों देशों के बीच बना हुआ है। जिस तरीके से दोनों मुद्दों के बीच में जिस तरीके से विदेश मंत्रालय ने इस गलतफहमी को दूर किया गया, यह मुख्य विषय होने जा रहा है। मुख्य विषय के साथ साथ समझना इस बात का भी है कि किस तरीके से ये पूरा मुद्दा दुनिया के सामने निकल के आया है। ट्रांस बॉर्डर कोऑपरेशन तीसरा मुद्दा है। ट्रांस बॉर्डर जो कॉर्पोरेशन है, यानी सीमा के आर पार सहयोग से जुड़े मुद्दे, इसमें इस मुद्दे में हम किस तरीके से बातचीत को रखेंगे, किस तरीके से बातचीत, व्यापार, आवाजाही और दूसरे सहयोगात्मक विषय किस तरीके से शामिल किया जाएगा। यह विषय दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेगा, और दूसरे सहयोगात्मक विषय शामिल हो सकते हैं। तो रहे बातचीत के कुछ अंश, तीन प्रमुख हिस्सा क्या है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में मामला चल रहा है, कॉपरेशन में जो बैठक हुई है, यह मुख्य विषय रहा है। खबर का हिस्सा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ट्रांस बॉर्डर रिवर्स, खासकर ब्रह्मपुत्र नदी, जिस तरीके से आप देखें दुनिया में ब्रह्मपुत्र नदी, अब आप देखेंगे तो एशिया की सबसे लंबी नदी, सबसे विशाल नदियों में से एक है ब्रह्मपुत्र नदी। इस तरीके से इतनी लंबी बहने के बावजूद किस तरीके से भारत के आधा चीरते हुए बीच से निकल रही है। तो ब्रह्मपुत्र डैम इशू दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से चाइना और भारत कॉपरेशन एक दूसरे से, मुख्य टॉपिक यही ब्रह्मपुत्र नदी से ही जाके फंस जा रहा है, क्योंकि कहानी जियोग्राफिकल रही है, कहानी इंटरनेशनल रिलेशन भी रहे हैं। तो जियोग्राफिकल प्लस इंटरनेशनल रिलेशन दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो निकलेगा क्या, निकलेगी इकोनॉमी। इकोनॉमी का आधार यही है कि हम किस तरीके से भारतीय पक्ष को देखते हुए और चाइना के पक्ष को देखते हुए ट्रांस बॉर्डर रिवर से जुड़ी परियोजना पर विशेष स्तर की बातचीत की अगली बैठक जल्द बुलाने की जरूरत हो रही है। दोहराई की कहानी। अब सवाल यह है कि यह मुद्दा आखिर है क्या। तो यह चीन में ब्रह्मपुत्र नदी तरीके से हम चीन में ब्रह्मपुत्र नदी यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। अब चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को जब यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, तो ये नदी तिब्बत से तो निकलती है, ये तो कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो आगे चलकर जब तिब्बत से निकलती है, तो इसमें जॉइंट सेक्रेटरी किस तरीके से बात कर रहे हैं, तो जब तिब्बत से निकलने के बाद जिस तरीके से कहानी बदली है, प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ये जानी जाती है। कहाँ, तिब्बत से निकलने के बाद आगे चलकर जब ये प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। तो चीन की तरफ से इस नदी पर बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सारा मसला यही है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का। जब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी चल रही थी, तो हाइड्रो प्रोजेक्ट इस नदी पे बांधों को लेकर भारत में लगातार चिंता जताई जा रही थी, खासकर अरुणाचल प्रदेश असम के लिए। इसका महत्व बहुत ज्यादा है। भारत की चिंता क्या है, भारत चाहता क्या है, देखिए यही है वो सैन्य ठिकाना। ये सीमा अस्पष्ट है, ये वाली सीमा अस्पष्ट है। मुख्य मुद्दा यही है। यहाँ भारत अपना हिस्सा बता रहा है, सैन्य ठिकाना भी बनाया हुआ है। यहाँ से देखिए ये वाला हिस्सा चाइना वाला है जो मुख्य रूप से ये जा रहा है, फिर यहाँ वाला हिस्सा ये पूरी तरीके से पुत्र नदी का जो अस्पष्ट सीमा रेखा है, जो अस्पष्ट सीमा रेखा है, अनक्लियर डिस्प्यूट लाइन, ठीक है। इसी पे जो है बांध बनाने का जो क्लियर नहीं हुई है सीमा रेखा, उस पर क्या कह रहा है, चाइना कह रहा है कि हम यहाँ पे बांध बनाएंगे। और चूंकि नदियां जो गुजर रही हैं, इसमें मुख्य यही रहेगा, ठीक है। जब नदियां गुजर रही हैं तो नदियों के लिए क्या स्पष्ट संदेश है, नदियों के लिए यही स्पष्ट संदेश है कि नीचे रहने वाली आबादी पर जो उसका होंगे। इसलिए ये मामला सिर्फ एक नदी का, एक बांध का मुद्दा नहीं है, ये जुड़ा हुआ है भारत के वाटर सिक्योरिटी से, भारत की वाटर बॉडी से, और मुख्य रूप से भारत की इकोनॉमी से। और यही वजह है कि भारत ने इस बैठक में जिस तरीके से हिस्सा लिया, जिस तरीके से अपने मुद्दे को रखा और जिस तरीके से अपने मुद्दे को प्रस्तुत किया, विशेष स्तर की बातचीत को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। मसला यही है, मसला यह नहीं है कि जो है इस प्रकार से दोनों देशों के बीच में तनाव बना हुआ है। तनाव के साथ साथ नई नई कहानियां प्रस्तुत हो रही हैं और विशेष स्तर की बातचीत जल्द आगे बढ़ाने की जरूरतों को जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। लेकिन आते समय जरूरी हिस्से जिस पर सवाल कैसे बनते हैं, सवाल किस तरीके से उठाए जा सकते हैं, दोनों देशों के बीच के सवालों के जवाब किस तरीके से एक दोनों दे सकते हैं। सबसे पहले इसको हम याद रखेंगे, WMTC का फुल फॉर्म क्या है। तो WMTC वर्किंग
वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो मालूम इस पूरे मुद्दे पे। और दूसरा एलएसी से जुड़ा मुद्दा क्या है, बेसिक फैक्ट को जो एलएसी का मुद्दा है वह इसी बात पे कि दोनों देशों का जो बॉर्डर है और ब्रह्मपुत्र नदी इसका जो उद्गम स्थल है, इसका मार्ग है, इसकी व्यवस्था या किस तरीके से भारत के किन क्षेत्र में सीमा रेखा निर्धारित करेगी, या पूरा ट्रांस बॉर्डर बॉडी किस तरीके से काम करती है, यह मुख्य विषय रहने जा रहा है। भारत के क्षेत्रों के लिए ये नदी महत्वपूर्ण आज से नहीं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक काल से नहीं है। और इस पूरे दृष्टिकोण के साथ यह पूरा मुद्दा, ये पूरा कॉपरेशन किस तरीके से काम करता है नेशनल सिक्योरिटी और बॉर्डर। ब्रह्मपुत्र नदी चूंकि एक महान प्रवाहित नदी है, तिब्बत से असम तक किस तरीके से प्रवाहित होती है, यह यारलुंग याक्सपो, इसको चाइना में यारलुंग याक्सपो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये नदी यहाँ से निकलती है तिब्बत से, और यहाँ से निकलते हुए पूरी तरीके से ये जो है चल के ये देखिए ये यहाँ से होते हैं, माजुली दूध से होते ब्रह्मपुत्र नदी सीधा यहाँ पे प्रवेश यहाँ पे चली जाती है। ठीक है, तो इतना लंबा इसका पूरा सेक्टर है। यानी कि दोनों देशों के संबंधों को कैसे प्रभावित करना है ट्रांस बॉर्डर रिवर वाटर मैनेजमेंट के तहत, और कूटनीतिक मैकेनिज्म जैसे WMCC तनाव करने में कितने प्रभावी होंगे, इस पूरे प्रोजेक्शन के साथ इजी वे में ये पूरे प्रोजेक्शन को हम आपको तक पहुंचाने की कोशिश बार बार कर रहे हैं। यहाँ सवाल हो सकता है, क्या कूटनीति के जरिए सीमा विवादों को सुलझाया जा सकता है? बिल्कुल, कूटनीति के जरिए सीमा विवादों को सुलझाया जा सकता है। फिर उसके बाद जल सुरक्षा और पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, इस पर एक विशेष गहन अध्ययन की जरूरत थी। तो समस्या यही है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में, इस पूरी कहानी में, इस पूरे टॉपिक में किस प्रकार से पॉइंट को एक एक करके इस तरीके से समझने की जरूरत है। WMCC की 36वीं बैठक थी, 36 नंबर की बैठक WMCC की थी, और किस तरीके से बांध को देखिए, डैम प्रोजेक्ट किस तरीके से, विशाल कंक्रीट बांध, एक विशाल काय बुनियादी ढांचा परियोजना किस तरीके से बनाएगी, और LAC डेलिमिनेशन पर चर्चा हुई। उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट और ट्रांस बॉर्डर कोऑपरेशन पर भी पूरी बातचीत करने के बावजूद इस तरीके के ब्रह्मपुत्र मार्ग को किस तरीके से डैम प्रोजेक्ट के तहत, बिजली के तहत इसको पूरी तरीके से प्रभावित करने की जरूरत है। असर किस पे पड़ेगा, इसका क्या मकसद है, किस तरीके से ये पूरी तरीके से प्रभावित होगा। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको हम चाइना में यारलुंग तांगपो के नाम से जुड़े वाटर प्रोजेक्ट इशू को समझेंगे। उसके बाद यह जो पूरा प्रोजेक्शन है, जो पूरा प्रोजेक्ट है, क्योंकि दुनिया में प्रस्तुत इन बड़े प्रोजेक्टों में थोड़ा बैलेंस तरीके से समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ ये बैठक एक पॉजिटिव डिप्लोमेटिक सिग्नल के साथ प्रस्तुत किया जाता है, दूसरा दोनों देशों बातचीत की टेबल पर और सीमा से जुड़े मुद्दे को लेकर चर्चा हमेशा बातचीत के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश चलती रही है। तो मामला यही कि अगर कोशिश हो रही किस तरीके से, इसमें देखिए ये पूरा यहाँ पे बॉर्डर वाटर बॉडी है, ठीक है, ये पूरी तरीके से यहाँ से जाके, यहाँ से गुवाहाटी असम से होते हुए यहाँ तक पहुंचती है। इसके बाद ये पहुंच जाती है बांग्लादेश में, है ना। तो यह मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है, यह मुद्दा लोकल मुद्दा है। बातचीत के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश होती रही है, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ बैठक होने का मतलब सिर्फ चाय बिस्कुट चाय नाश्ता नहीं होता है। बैठक होने का मतलब होता है कि समस्याओं का हल हो। असल प्रोग्रेस तभी माना जाएगा जब समस्याओं का हल, समस्याएं ग्राउंड लेवल पर वास्तविक बदलाव दिखाई देगा, तभी तो उसका बदलाव और मीटिंग का मतलब निकलेगा। जैसे LAC से जुड़े मुद्दे पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ठोस प्रगति की ओर बढ़ा और बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर हो सका, और ट्रांस बॉर्डर रिवर इशू पर जिस तरीके से दोनों देशों के बीच अधिक पारदर्शिता और संवाद पूरी तरीके से सामान्य भाषा में हुआ और सामान्य तरीके से हुआ, जिसका एक प्रगति दिखा भी। लेकिन पारदर्शिता इसीलिए जरूरी है, एक पक्ष सिर्फ अपनी बात कह जा रहा है, दूसरा पक्ष सिर्फ अपनी बात कह जा रहा है। इसका मतलब है कि दोनों पक्ष कहीं ना कहीं अपने बॉर्डर के लिए, अपनी सीमा के लिए, अपने LAC के लिए जिम्मेदार नहीं है। बस एक पक्ष समय पास कर रहा है, दूसरा पक्ष उसी में डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस देख रहा है। और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल चैलेंजेस कई प्रकार के रहे हैं। एक बैलेंस्ड आंसर की पहचान है कि अगर आप प्रैक्टिकल चैलेंज को लेते हैं, उसको उस तरीके से देखते हैं, तभी इसका कुछ न कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा। नदी आप देखेंगे तो यहाँ से पूरा इसका कहानी शुरू होता है, और ये जो है चीन के तिब्बत से, चीन के बाद से ये ऐसे ऐसे निकलती है, और इसके बाद ये जो है पूरी तरीके से आके यहाँ से मिल जाती है। इसी बात को समझना है। और असर किस पे पड़ेगा, तो असर इस पे दोनों पे पड़ेगा, नुकसान दोनों का है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की बड़ी नदियों में से एक है। अगर इस पूरे परसेप्शन में देखा जाए तो चीन और भारत जिस प्रकार से अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत शांति के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, मुद्दा यही है कि चीन और भारत अपनी दोस्ती को अगर इसी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि दोनों को बिजनेस बहुत जरूरी है, और चाइना का भारत के साथ तो बिजनेस मैनेजमेंट काफी अच्छा है और महत्वपूर्ण भी है। इसलिए सबसे पहले हम उस कहानी पे पहुंचेंगे कि किस तरीके से चाइना और भारत का बिजनेस मैनेजमेंट इस समय इतने हाई लेवल पे चल रहा है, और बिना किसी तैयारी के, बिना किसी बोझ के। तो ये है पूरी तरीके से, देखिए यहाँ है नामचा बरवा, ये नामचा बरवा, यहाँ से ये पूरे तरीके से ये जो पूरा यार्लुंग ग्राम को यहाँ से निकल के ब्रह्मपुत्र नदी देखिए किस किस तरीके से यहाँ से होते हुए यहाँ से मैनेजमेंट के तहत
ये पूरी तरीके से यहाँ पे बह रही है। ये पूरा इसका सिस्टम है। और इधर जो है पूरी तरीके से यहाँ सिक्किम वाला हिस्सा है, ये सिक्किम वाला हिस्सा जो कि चाइना का थोड़ा सा बॉर्डर इधर भी है, और ये अरुणाचल प्रदेश वाला पूरा बॉर्डर है ये है। तो ये मसला, ये कहानी और ये महत्वपूर्ण टॉपिक इस समय भारत के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये देखिए सी जिनपिंग जी है, ये चाइना के राष्ट्रपति सी जिनपिंग जी है, और ये हमारे वाले हैं जी महापुरुष जी। तो इनके बीच में, दोनों के बीच में जिस प्रकार से समझौता हुआ, दोनों के बीच जिस प्रकार से कहानी लिखाई है, चाइना अपनी दुनिया में अपनी कहानी को अपने तरीके से विकास के क्षेत्र में जिस तरीके से उसने दुनिया के प्रोजेक्ट को, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से, जिस नए दिशा के साथ आगे बढ़ाया, अपने अपने काबिल तारीफ रहा है। चाइना अभी भी दुनिया में जिस तरीके से विदेश मंत्रालय के तहत दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई, क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्या ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के डैम को फिर से रोका जाएगा, क्या इस पे क्या बातचीत होगी, किस तरीके से बिजली पावर प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट किया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पे, ये सारे मसले रहेंगे। लेकिन दूसरा मसला ये रहेगा कि दोनों देशों की अपनी व्यापार शाखा है, दोनों देश अपने लिए अपनी सीमा रेखा के लिए अपने तरीके से बातचीत करने में सक्षम है। इसका किस प्रकार से प्रोजेक्शन होगा, किस तरीके से कहानी निकलेगी, यह मुख्य विषय होने जा रहा है। और याद रखना है कि अगर इस प्रोजेक्शन में जिस तरीके से चाइना, जिस तरीके से भारत अपने अपने देश में अपने अपने क्षेत्र में विकास की प्रगतिशीलता को देख रहे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रहे हैं, चूंकि उधर अमेरिका, उधर इजराइल और उधर जो है मिस्र, उधर जो है ईरान, ये तीनों जो है अपने आप में जो है एक होने के बजाय पूरी तरीके से पूरी तरीके से ऊर्जा क्षमता प्रोजेक्शन पूरी तरीके से रुका हुआ है। ऊर्जा क्षमता प्रोजेक्ट, डीजल पेट्रोल कच्चा तेल किस तरीके से ईरान वाले रास्ते से रोका जा रहा है, तो उसकी स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मध्य एशिया और पश्चिम एशिया और मिडिल ईस्ट तरीके से अपनी भी संकट बना हुआ है। अब उसके पास तरीके से अच्छा हो सकता है, लेकिन क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है, भारत भी अपने आप में है और चाइना भी अपने आप में है। इस तरीके से क्योंकि चाइना दुनिया की, अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमियों में से एक रहा है, और यही विषय चाइना किसी के सामने अब अपने आप को झुकता हुआ नहीं महसूस करता है। लेकिन समस्या इस बात है कि चाइना जिस तरीके से अपने व्यापार के लिए, अपनी आर्थिक लाभ के लिए, अपने राजनीतिक और क्षेत्रीय लाभ के लिए वो किसी भी देश को किसी भी साथ समझौता करने। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा, दुनिया में आप देखेंगे अमेरिका लड़ रहा है, भारत लड़ रहा है, हर देश कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं, हर देश सिवाय चाइना एक ऐसा देश है तो आराम से अपना विकास कर रहा है, आराम से खाने को आर्थिक सामाजिक दुनिया के सामने आपको प्रस्तुत कर रहा है। चाइना का किसी देश के साथ जल्दी विवाद नहीं देखेंगे, क्योंकि चाइना विवाद में फंसना नहीं चाहता। उसको पता है कि अगर एक बार युद्ध हुआ, एक बार स्थिति खराब हो, तो पूरी इकोनॉमी नीचे जाने लगती है। इसलिए समझौता इसी बात पे होना चाहिए कि किसी भी स्तर पे युद्ध किसी भी समाधान नहीं होता है। युद्ध से सिर्फ और सिर्फ आर्थिक नुकसान होता है, आर्थिक तरीके से जो है मरीपति है, और राजनीतिक रूप से जो है परिवर्तन सत्ता का होता है। इसके अलावा कोई नहीं। इसलिए युद्ध के साथ साथ अपनी क्षेत्रीय सीमा, अपने विकास और अपने तरीके से अपने युद्ध स्तर को बढ़ाए रखना है। भारत और चाइना की दोस्ती इस बात का गवाह है कि किस तरीके से दोनों ने बिना किसी लाइन लपेट के अपनी सीमा को निर्धारित किया, अपनी सीमा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पूरी तरीके से जो है बिना बातचीत के साधारणतः बातचीत के साथ दोनों देशों के विदेश मंत्रालय की बैठक के बाद इस बात को निर्धारित कर लिया गया है। तब तक इस वीडियो में आप जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। आपको अच्छा लगता है इस वीडियो को दूर तक पहुंचाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।